हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को कवर करेंगे, जिसमें पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और फिर इसी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से 10 से 15 प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से सभी विषय के शिक्षण शास्त्र, चाहे हिंदी हो, पर्यावरण हो, सीडीपी हो, सभी सब्जेक्ट में इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए एनसीएफ 2005 देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहा जाता है। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। आप इनको फिगर में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या का मुख्य उद्देश्य शिक्षा बिना बोझ के सीखना। यशपाल स्मिथ की रिपोर्ट 1993 से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं एनसीएफ क्या है। बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है कि बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, उसी के बारे में ध्यान केंद्रित करने का एक दस्तावेज है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। यानी कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनसीएफ 2005 रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है, तो यह सभ्यता और प्रगति हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विज्ञान में नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एमएचआरडी कहा जाता है, और इसका नाम बदलकर वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है एनसीएफ 2005 के निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं उसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि एनसीएफ 2005 का जब निर्माण किया गया था उस टाइम के निदेशक कौन थे, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। यानी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भाषाएं दी गई हैं उसमें एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे एनसीएफ 2005 के उद्देश्य दिए गए हैं, चलिए उसे हम देख लेते हैं। जिसमें पहला हो जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट और स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई आप सुने होंगे पर बल देती है। नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जिसमें पहला हो जाएगा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि हो जाएगा ज्ञान को केवल स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाए, स्कूल के बाहर के वातावरण से ज्ञान को जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट दिया गया है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी कि हो जाएगा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का यह सिद्धांत बच्चे के पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से दूर रखना है। बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, समझने के लिए बच्चों को उत्सुक किया जाए, बच्चों को करके सीखने पर बल दिया जाए, जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा पॉइंट दिया गया है पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, यानी हो जाएगा पाठचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होनी चाहिए और ना ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। पाठचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठचर्या के अनुसार होना चाहिए, जो बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं, जिस विषय के बारे में बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चौथा पॉइंट दिया गया है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। इसका अर्थ हो जाएगा स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। जैसे अगर आप कक्षा में वन संरक्षण विषय के बारे में पढ़ा रहे हैं तो
आप बच्चों को पेड़ लगाने के लिए बोलें। बच्चा स्वयं पेड़ लगाएगा तो वह पेड़ में प्रतिदिन पानी डालेगा, उस पेड़ का संरक्षण करेगा। इससे बच्चे पेड़ के संरक्षण के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। 5वां पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। अर्थ हो जाएगा, बच्चों में नैतिकता का विकास किया जाए, बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में कक्षा में बताया जाए। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है एनसीएफ 2005 के मुख्य सुझाव या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया गया है, शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। ये CBSE जो लिखा हुआ है ये गलत कर दीजिएगा। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग करके सिखाना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी कि मोटी किताबें या बड़ा सिलेबस शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, बच्चों को स्कूल के बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। और अगला पॉइंट दिया गया है, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। बच्चों का सर्वांगीण विकास पर आधारित पाठचर्या होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। एक और पॉइंट है, शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थी के अभिभावकों को शामिल किया जाए। इससे अभिभावक की बच्चे के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशेष करके एक पॉइंट दिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र, यानी एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन। और यह स्पाल समिति की रिपोर्ट जो 1993 में आई थी उसी से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पाठ्यक्रम। चलिए इसे समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। यानी कि पाठ्यक्रम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। आगे दिया गया है, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुर्रर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है, यहाँ दौड़ नहीं दौड़ हो जाएगा, दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। यानी कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुर्रर से बना है और इसका अर्थ दौड़ का मैदान होता है। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, जैसे आ जाएगा एग्जाम में कि पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है या करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपको पता रहेगा तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रावेल के अनुसार एक स्टेटमेंट एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों। फ्रावेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, जिसमें दिया गया है शिक्षक ज्ञान का स्रोता नहीं अपितु एक सुगमकर्ता यानी सुविधादाता है, जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। अगला दिया गया है एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण। इसमें दिया गया है प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग अलग होती है, तो हर एक बच्चे में करिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे, कि लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा, करके सीखने पे बल। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण। इसमें दिया गया है बच्चे में भाषा समझने अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण, इसमें दिया गया है बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीजगणित, अंकगणित, रेखा गणित तथा त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थितियां, विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। जिसमें पहला दिया गया है एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा पॉइंट दिया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होनी चाहिए, यानी मल्टी लैंग्वेजिज्म होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 10-12 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें, आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। पहला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका है, जिसमें ए ऑप्शन हो जाएगा संप्रेषक और व्याख्याता की, बी ऑप्शन हो जाएगा सुगमकर्ता की, सी ऑप्शन हो जाएगा निर्देशक की और डी ऑप्शन हो जाएगा तालमेल बैठाने वाले की। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सुगमकर्ता की। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगमकर्ता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे के लिए सहायक हो। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी आपको पढ़ाया भी गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 एनसीएफ कौन तैयार करता है? जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है एनसीटीई, बी ऑप्शन दिया गया है एनसीईआरटी, सी ऑप्शन दिया गया है एससीईआरटी, डी ऑप्शन दिया गया है सीबीएसई। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एनसीईआरटी, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है गीतांजलि, बी ऑप्शन दिया गया है सभ्यता और प्रगति, सी ऑप्शन दिया गया है विज्ञान एवं तकनीकी, डी ऑप्शन दिया गया है गोदान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, बी ऑप्शन दिया गया है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, सी ऑप्शन दिया गया है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना तथा पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो एवं परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत के विषय में सत्य कथन है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बी ऑप्शन दिया गया है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, सी ऑप्शन दिया गया है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, और डी ऑप्शन दिया गया है ऐसे अधिभावी की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। छठवां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है एक उत्प्रेरक के रूप में, बी ऑप्शन दिया गया है आदेशक के रूप में, सी ऑप्शन दिया गया है एक नेता के रूप में, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी एक उत्प्रेरक के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सातवां क्वेश्चन दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्ग के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। ए ऑप्शन दिया गया है उनकी मातृभाषा में, बी ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी में, सी ऑप्शन दिया गया है हिंदी में, डी दिया गया है उपरोक्त सभी में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उनकी मातृभाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे के आकलन का सही तरीका है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है वार्षिक परीक्षाएं, बी ऑप्शन दिया गया है दैनिक गतिविधियां, सी ऑप्शन दिया गया है अर्धवार्षिक परीक्षाएं और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैनिक गतिविधियां। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है अपनी असफलता को, बी ऑप्शन दिया गया है स्कूल की असफलता को, सी ऑप्शन दिया गया है समाज की असफलता को, डी ऑप्शन दिया गया है परिवार की असफलता को। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी स्कूल की असफलता को। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है तार्किक ढंग से सोचना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अमूर्तनों का निर्माण करना, यहाँ अमूर्तनों नहीं हो जाएगा, अमूर्त चिंतनों का निर्माण करना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संचालित करने की योग्यता का विकास करना और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी उपरोक्त सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है 1998 ईस्वी में, बी ऑप्शन दिया गया है 1993 ईस्वी में, सी ऑप्शन दिया गया है 1987 ईस्वी में और डी ऑप्शन दिया गया है 1947 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और ये आपको पढ़ाया गया है तो गलत मत कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1993 ईस्वी में यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 से लिया गया था। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है एनसीएफ 2005, बी ऑप्शन दिया गया है आरटीई 2009, सी ऑप्शन दिया गया है एनपीई, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी एनसीएफ 2005। यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, ये आपको बताया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन दिया गया है रेल मंत्रालय, सी ऑप्शन दिया गया है अधीनस्थ बोर्ड, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और यह आपको बताया गया है तो गलत मत कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसे एमएचआरडी भी कहते थे और इसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है। ए ऑप्शन दिया गया है अज्ञात से ज्ञात की ओर, बी ऑप्शन दिया गया है अमूर्त से मूर्त की ओर, सी ऑप्शन दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर और डी ऑप्शन दिया गया है सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको अभी बताया गया है दोस्तों, एनसीएफ 2005 में शिक्षण सूत्र जिसका अधिकतम प्रयोग हुआ है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है लैटिन भाषा का, बी ऑप्शन दिया गया है हिंदी भाषा का, सी ऑप्शन दिया गया है उर्दू भाषा का, डी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंच भाषा का। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का। और आपको बताया गया है दोस्तों, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुर्रर से बना है और इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है SCERT उदयपुर, बी ऑप्शन दिया गया है SIERT उदयपुर, सी ऑप्शन दिया गया है NCERT नई दिल्ली और डी ऑप्शन दिया गया है NHRD दिल्ली। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NCERT नई दिल्ली। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक। ए ऑप्शन दिया गया है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन दिया गया है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन दिया गया है सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, बी ऑप्शन दिया गया है बच्चे स्वभाव से ही सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं और डी ऑप्शन दिया गया है स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, या गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, डैश की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया है गणित, बी ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण, सी ऑप्शन दिया गया है भाषा और डी ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पर्यावरण। और यह प्रश्न सीटेट के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र वाले पार्ट में। तो आप यह सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह आपको बहुत अच्छे से कवर कराया जा रहा है। तो आप अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, उसका आंसर आप लोग ऐसे ही ओरली देंगे। जिसमें 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। में हो जाएगा यशपाल शर्मा समिति में कुल 36 सदस्य थे। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभाषा फार्मूला। प्रथम हो जाएगा आपका हिंदी, द्वितीय हो जाएगा अंग्रेजी, तृतीय स्थानीय भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमकर्ता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 10वीं में परीक्षा ऐच्छिक हो। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भाई बहन जो नए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी बेहतर तैयारी जारी रह सके। और जो भाई बहन 15 दिन 15 टारगेट से जुड़ना चाहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। आप लोग कहीं से भी पढ़ें, लेकिन दिन में 2 से 3 घंटे हमारे तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप पास ही नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।